वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे यूपी टीजीटी पीजी आर्ट्स के लिए क्रैश कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंडस वैली की सभ्यता। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मौर्य कालीन सभ्यता। तो लेक्चर 3 है मौर्य काल की कला। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा यार प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं। आपके सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मौर्य काल की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उस समय जो उनका जो शक्तिशाली शासक था वो सम्राट अशोक हुआ था। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है, धर्म उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद वो लोगों की सेवाओं में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है और वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगता है। वो मनुष्य के लिए कुछ सरायों का भी निर्माण कराता है और कुछ वो स्तूपों का भी और कुछ विहारों का भी वो निर्माण कराता है, जिस पर वो शिलालेखों को गुदवाता है, जिससे बौद्ध के उन्हें विचारों को वो उन पर लिखवाता है, जिसको सबसे पहले जेम्स बिशप ने पढ़ा था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छठी सेंचुरी से पहले क्या हुआ था कि दो महान धर्म का वहां पर रिलीजियस हुए थे, जैसे कि बौद्ध और जैनिज्म। इनके ये शर्मन ट्रेडिशन के थे। तो जो स्तंभ मूर्ति और रॉक कट वास्तुकला है, जैसे कि पिलर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पिलर स्कल्पचर एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, जो मठवासी होते थे वो प्रतिष्ठान के हिस्से के रूप में वो स्तूपों और किसका निर्माण करते थे, विहारों का निर्माण करते थे, जो बौद्ध परंपरा का हिस्सा बन गया। हाल ही की इस अवधि में स्तूपों और विहारों के अलावा कई स्थान पर हमें पत्थर के खंभे यानी कि पिलर, रॉक कट गुफाएं और स्मारकीय मूर्तियों की बनाई गई थी। स्तंभों के निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। यही देखा जा सकता है कि जो अमेचिन साम्राज्य था, ये स्तंभों की परंपरा तब से चलती हुई आ रही है। लेकिन मौर्य स्तंभ अचमेनाई स्तंभों से किस प्रकार डिफरेंस थे, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर रॉकट पिलर्स होते थे, जबकि उसमें क्या था, नक्काशी कौशल को प्रदर्शित करते, जबकि अचमेनियन निर्माण एक राजमिस्त्री द्वारा टुकड़ों में किया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मौर्य में और अचमेनियन में क्या डिफरेंस है। वो रॉकट स्तंभ के हैं मौर्य वाले, और ये राजमिस्त्री द्वारा टुकड़ों में इनको किया जाता था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा पत्थर के खंभे बनवाए गए थे, जो मौर्य साम्राज्य के उत्तर भारतीय हिस्से में पाए गए हैं, जिन पर शिलालेख गुदवाए गए हैं। तो मेनली जो गंगा वाला इलाका है, ये बिहार उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पर ही ये शिलालेख बनवाए गए थे अशोक द्वारा। स्तंभ के शीर्ष भाग को बैल, शेर, हाथी आदि जैसी बड़ी आकृतियों के साथ उकेरा गया है। इसमें एक वर्ग या गोलाकार अबेकस पर ये खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गोल सी आकृति जिस पे ये खड़े हैं, ये क्या है, ये इसको अबेकस बोलते हैं। और इस पर शैली कौन सी है, यानी कि जो कमल की पंखुड़िया की जो ये शैली है, इनके साथ अबेकस पर इनको सजाया गया है। कृति के जो आंकड़ों के साथ मौजूदा स्तंभों में से कुछ कहाँ मिले हैं, बिहार में बसरा बखीरा, लोहरिया, नंदागढ़ और रामपुरवा। यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि बिहार ये जो लोकेशन है बसरा बखीरा, लोहरिया, नंदागढ़ और रामपुरवा कहाँ पर है, बिहार में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, संकीसा और सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, बनारस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये सारनाथ है। सारनाथ में मिली मौर्य स्तंभ की राजधानी से लोक रूप से हम क्या जानते हैं, शेर की राजधानी के रूप में भी जानते हैं, यानी कि द लोयन कैपिटल। मौर्य मूर्तिकला के परंपरा का भी बेहतरीन उदाहरण है। कौन सा, ये जो शेर की राजधानी है, यानी कि ये मूर्तिकला का भी बेहतरीन उदाहरण है। ये हमारे नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यह काफी सावधानी से गरजते हुए शेर की आकृतियों के साथ उकेरा गया है, जो एक गोलाकार अबेकस पर मजबूती से खड़ा है। यानी कि अबेकस क्या होता है, ये गोलाकार जो है, इस पे जो कमल की जो शैली से किया गया है, ये इस पर खड़ा है, जिसमें घोड़ों, एक बैल, एक शेर और एक हाथी की जोरदार गति के साथ उकेरा गया, यानी कि भागते हुए डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, काफी फास्ट, जिसे सटीकता के साथ निष्पादित किया गया है, जो मूर्ति कला तकनीक में काफी महारत दिखाता है। धम्म चक्र परिवर्तन जो बुद्ध द्वारा पहला उपदेश का एक प्रतीक है। यह स्तंभ राजधानी बुद्ध के जीवन में महान ऐतिहासिक घटना का एक मानक प्रतीक बन गया है। तो यहां से आपसे घुमाए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मूर्ति कला, वैसे तो जो ज्यादातर ये मौर्य काल है, स्तूपों के लिए फेमस है, लेकिन ये कुछ मूर्ति कला भी मिली है, जैसे कि सारनाथ के अंदर ये मूर्ति कला है, द लोयन कैपिटल। तो मूर्ति कला कहाँ पे है, सारनाथ इसमें है, बनारस के पास। भारत के विभिन्न हिस्सों में हमें यक्ष, यक्षिणी और जानवरों के स्तंभों के खड़े बड़े चित्र भी मिले हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित रॉककट गुफाओं के स्मारक चित्र पाए गए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये यक्षगण है, यक्ष जो कि पूजा की लोकप्रियता को दर्शाते हैं। यह कैसे बौद्ध और जैन धार्मिक स्मारकों में आकृति प्रतिनिधित्व का हिस्सा बन गया। जैसे कि पटना, विदिशा और मथुरा जैसे कई स्थानों पर यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी मूर्तियां पाई जाती हैं, यानी कि कुछ मूर्ति कला में ये यक्ष, यक्षिणी भी हैं।
पटना कहाँ पर है? ये वर्तमान बिहार की कैपिटल है। विदिशा ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे हमारी स्वर्गवासी जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी था। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, जैसे कई स्थानों पर हमें यक्ष और यक्षिणियों की बड़ी मूर्तियां पाई जाती हैं। ये स्मारक के चित्र अधिकतर खड़ी स्थिति में है। ये सभी जो छवि है ये उनकी पॉलिश की गई है, उनकी सतह को स्पष्ट गाल है, शारीरिक विवरण के साथ चेहरों का चित्रण पूरे दौर में है। बेहतरीन उदाहरणों में पटना के दीदारगंज की एक यक्षी आकृति है। तो दीदारगंज कहाँ पर है? पटना में है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए और समझ में ना आए कोई सिटी, तो याद रखना जो गंज होता है ये मेनली बिहार में ही लोकेशन है। ये गंज वाली अधिकतर जो गंज नाम के जो लोकेशन है वो बिहार के अंदर है। जो लंबी और अच्छी तरह से निर्मित है। यह मानव शरीर को चित्रित करने की प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसकी छवि पर भी पॉलिश की गई है। टेराकोटा की मूर्तियां भी कुछ मिली हैं जो सांस्कृतिक की तुलना में शरीर को एक बहुत अलग चित्रण दिखाती है। टेराकोटा की लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टेराकोटा क्या होता है सिंधु वैली में। टेराकोटा मेनली एक आपने जैसे दिए के रंग देखे होंगे, लाल थोड़ा लाल रंग का जो मिट्टी का रंग होता है टेराकोटा वही होता है। उड़ीसा की धौली में एक स्मारक के रोप कट हाथी का चित्रण रैखिक लय के साथ दौर में मॉडलिंग को दर्शाता है। तो धौली कहां पर है? उड़ीसा में। और वहां पर क्या है? एक रोप कट हाथी का चित्रण है। इसमें एक रैखिक लय के साथ चक्र में अशोक की मॉडलिंग भी की गई है, जिसमें क्या है? एक अशोक का शिलालेख भी है। ये सभी उदाहरण उनके आकृतिक निरूपण के निष्पादन में उल्लेखनीय हैं। बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों पर उकेरी गई चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा को लोमस ऋषि गुफा का नाम दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन गया कि लोमस ऋषि गुफा कहाँ पर है? तो वो बिहार में है। बिहार में कहाँ पर है? गया में है। और कौन सी पहाड़ियों काट कर बनाई गई है? वो बराबर पहाड़ियों पर उकेरी गई है, चट्टान को काटकर ये बनाई गई है। ये आप देख रहे हैं ये लोमस ऋषि गुफा है। अग्रभाग इसका जो प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार चैत्य मेहराब से सजाया गया है। ये देख रहे हो जी मेहराब जो होता है ये इसको मेहराब बोलते हैं। चैत्य मेहराब के उच्च उभार में उकेरी गई हाथी की आकृति तेज गति को दर्शाती है। इस गुफा का जो आंतरिक होल है वो रेक्टेंगल है यानी कि आयताकार है, पीछे की तरफ वो स्क्वायर यानी कि गोलाकार है, वो स्पेयर टाइप है। प्रवेश द्वार हॉल की बगल के दीवार पर स्थित है। इस गुफा को अशोक ने आजीविका संप्रदान के लिए दान कर दिया था। एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से कि अशोक ने किस गुफा का दान किया था? तो वो लोमस ऋषि की गुफा है जो बिहार गया के अंदर है। बराबर पहाड़ियों को काटकर ये बनाई गई है। बौद्ध धर्म और जैनियों की लोकप्रियता के कारण बड़े पैमाने पर स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया है। यानी कि ये 6ठी शताब्दी में ये दो धर्म ही जो मेन थे इनकी लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया है। मेनली जो विहार है ये यहाँ पर ये बौद्ध मठवासी विहार करने के लिए जाते थे, तो बाद में इसका नाम बिगड़कर बिहार हो गया। मेनली वो विहार ही है। हालिक मूर्ति कला प्रतिनिधि में कुछ ब्राह्मण देवताओं के उदाहरण भी हैं। स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अवशेषों पर बिहार में राजगृह, वैशाली, वेडिपा और पावा यानी कि लोकेशन पूछ सकता है आपसे कहां पर है? तो राजगिरी, वैशाली, ये वेडिपा और पावा कहां पर है? बिहार में। राजगिरी में अजात शत्रु ने पहली बौद्ध संगीत भी करवाई थी। नेपाल में क्या है? कपिल वस्तु है, अकलपा और रामगढ़ा। ये कहां पर? रामगढ़ का ये तीनों लोकेशन नेपाल के अंदर है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जहां पर बौद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और पिपलीवीना में किया गया था। तो राजगिरी में क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के टाइम पर। शास्त्रीय परंपरा में बुद्ध के अवशेषों पर अवंती और गांधार जो वर्तमान अफगानिस्तान है सहित कई स्थानों पर हमें अन्य स्तूपों का निर्माण भी मिलता है जो गंगा घाटी के बाहर है। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्ध और जैन मठ परिसरों का ये हिस्सा बन गए थे। क्या? स्तूप, विहार, चैत्य, बौद्ध और जैन मठ ये क्या बन गए थे? इनका हिस्सा बन गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या में स्तूप मिले हैं उनमें बौद्ध धर्म के ही मिले हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व एक स्तूप की संरचना का उदाहरण राजस्थान के बैराट में भी है। तो बैराट कहां पर है? ये राजस्थान में। क्वेश्चन आपका और बन गया यहाँ से कि बैराट का जो ये स्तूप है ये कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है। सांची में महान स्तूप अशोक के काल में पहले वो ईंटों से बनाया गया था, बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया था। उसमें बाद में कई और शिलालेख भी जोड़े गए थे। सांची के स्तूप को हम अगले लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद कई ऐसे स्तूपों का निर्माण किया गया जो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को दर्शाता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से हमें दाताओं और कभी कभी उनके पेशे का उल्लेख हुए कई अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कि प्रोटोज का पैटर्न बहुत ही सामूहिक रहा है और ये शाही संरक्षण बहुत कम उदाहरण है। संरक्षण जो करते थे इनका मेनली वो आम भक्त से लेकर गैपति और राजाओं तक ने इनका संरक्षण किया, यानी इनको जो इन्होंने बचाया है या इनमें डोनेशन वगैरह दी है।
कई स्थलों पर तो हमें गिल्ड द्वारा दिए गए दान का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि जो गिल्ड होती थे उन्होंने भी कुछ यहाँ पर दान दिया है शिलालेखों वगैरह को बनवाने में। हालांकि महाराष्ट्र में कौंडिन्य गुफाओं में पितलखोरा में जो कान्हा और उनके शिष्य बालका जैसे कारीगरों के नाम का उल्लेख करने वाले बहुत ही कम शिलालेख मिले हैं। तो कौंडिन्य की गुफाएं कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन और बन गया आपका, कौंडिन्य गुफाएं कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर कौन थे कान्हा और उनके शिष्य बालका ये कारीगर थे यहाँ के। जो आपको ये फोटो में ये उड़ीसा धौली का वही रॉक कट हाथी का चित्र है। ये धौली कहाँ पर है? ये उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर से कुछ ही दूरी पर है, यानी कि मेनली कलिंगा के पास है, जहां पर फेमस बैटल हुआ था अशोक का, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो धौली कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। ये रॉक कट हाथी उसकी एक कृति है। कलिंगा के युद्ध के बाद अशोक का धर्म पर हृदय परिवर्तन हो गया था। शिलालेखों में कारीगरों की सेना जैसे कि पत्थर की नक्काशी, सुनार, पत्थर पॉलिश करने वाले और बढ़ई आदि का उल्लेख भी किया गया है। तो शिलालेखों में कारीगरों की सेना कौन कौन सी होती थी? जो पत्थर पर नक्काशी करते थे, वहां पर सुनार भी होते थे, पत्थर पॉलिश करने वाले भी होते थे, बढ़ई भी होते थे। ये क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछा जा सकता है कि शिलालेखों में किन किन कारीगरों का उल्लेख किया गया है? तो पत्थर की नक्काशी करने वाले, सुनार, पत्थर पॉलिश करने वाले, बढ़ई आदि का भी उल्लेख किया गया है। फिर हम आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर द लोयन कैपिटल, यानी कि इसको हम सारनाथ के नाम से भी जानते हैं। 100 साल पहले वाराणसी के पास सारनाथ में खोजी गई शेर राजधानी को आमतौर पर हम सारनाथ शेर राजधानी के रूप में जाना जाता है। वाराणसी के बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये सबसे प्राचीन शहर है, यानी कि महादेव के समय का शहर है, इसलिए इसको महादेव की नगरी भी कहा जाता है। ये कई बार शायद क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सबसे प्राचीन नगरी कौन सी है? तो बनारस यानी कि वाराणसी ही है हमारे उत्तर प्रदेश की। यह मौर्य काल की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ज्यादातर मौर्य समाज में क्या मिले? मौर्यकालीन आर्ट में स्तूप मिले हैं, लेकिन मौर्य काल की मूर्ति कला का जो बेस्ट उदाहरण है वो कौन है? द लोयन कैपिटल सारनाथ है। सारनाथ में बौद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना को स्मृति में निर्मित करके राजधानी का निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। राजधानी के में मूल रूप से 5 घटक भाग शामिल थे, जैसे कि साफ यानी जो पिलर होता है जो कई भागों में टूट गया है, कमल की घंटी का आधार, जैसे कि आप ये देख रहे हैं डिजाइनिंग की गई है कमल की शैली की घंटी के आधार है ये। और फिर ये एबैकस पे रखा हुआ है। घंटी के आधार पर एक ड्रम जिसको इनके अबैकस बोलते हैं, जिसमें जानवर घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। एक मुकुट तत्व भी है, धर्मचक्र, एक बड़ा पहिया भी है। व्यास भी था, जिस स्तंभ का एक हिस्सा भी था, यानी कि जो उसका वो पिलर होता था वो भी उसका एक हिस्सा था जो कई भागों में टूट गया है। यह पहिया टूटी हुई स्थिति में पड़ा है और सारनाथ के साइट संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो साइट संग्रहालय कहां पर है? सारनाथ में है। ताज के पहिए और कमल के आधार के बिना इस स्तंभ को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो जो मेनली आप ये देख रहे हैं ये अबैकस के ऊपर वाला इतना हिस्सा ही क्या है? ये हमारा नेशनल सिंबल के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ में पुरातत्व संग्रहालयों में रखा गया है। राजधानी में 4 शेर एक गोलाकार अबैकस पर मजबूती से बैठे हुए हैं। छवि की स्मारकता आसानी से ध्यान देने योग्य है कि शेरों के जो चेहरे हैं उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कैसी है? बहुत मजबूत होती है। होठों की उल्टी रेखाएं और होठों के अंत में इसके प्रक्षेपण के बाद के प्रभाव प्राकृतिक चित्रण के लिए मूर्तिकार के अवलोकन को दर्शाते हैं। मूर्ति कला की सतह पर भारी पॉलिश की गई है जो मौर्य काल की विशिष्टता है। उनके घुंघराले आयाल में उभरे हुए आयतन होते हैं। प्रत्येक शेर के शरीर का वजन पैरों की खिंची हुई मांसपेशियों से मजबूती से दिखाया गया है। अबैकस में चारों दिशाओं में क्या है? 24 तीलियां वाले एक चक्र का चित्रण किया गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अबैकस पर रखा हुआ है ये, इसमें 24 तीलियों वाला एक चक्र भी दिखाया गया है। चक्र के बीच में क्या क्या है? एक बैल है, एक घोड़ा है, एक हाथी है और एक शेर भी है, यानी कि 4 जानवरों के यहाँ पर चित्रों को उकेरा गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो ये अबैकस पे जो आप ये देखते हैं चक्र के पास में कौन कौन है? ये चक्र के बीच में एक बैल है, यानी कि एक बुल, एक हॉर्स, एक लोयन और एक एलिफेंट। तो 4 चीज याद रखना, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर, ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के प्रतिनिधि के रूप में चक्र की आकृति महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रत्येक जानवर की आकृति सतह से चिपके रहने के बावजूद विशाल है। इसकी मुद्रा कैसी है? गोलाकार अबैकस में गति पैदा करती हुई दिखाई गई है। प्रत्येक चक्र के बीच सीमित स्थान होने के बावजूद ये पशु आकृतियां एक उल्टे कमल की राजधानी द्वारा समर्पित कर पर काफी कमांड प्रदर्शित करती हैं।
घुमावदार विमानों की प्रत्येक पंखुड़ी में बड़े करीने से नक्काशी की गई है। स्तंभ प्रतिबिंब होने के कारण यह चारों ओर से निश्चित दृष्टि की सीमाएं थी। इस प्रकार निश्चित दृष्टि बिंदुओं की कोई सीमा नहीं होती। सांची में एक शेर की राजधानी भी मिली है, यानी कि जो ये लेवन ऑफ कैपिटल है सांची के स्तूप में भी मिली है, लेकिन जो वहां की जो शेर राजधानी कैपिटल शेर है ये वहां पर क्या है, काफी जीर्णशीर्ण अवस्था में मिला हुआ है। सिंह पोजी स्तंभ का जो स्वरूप है बाद के कालों में भी जारी रहा है। फिर आता है दीदारगंज यक्षिणी। मैंने पहले भी कहा था अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको जगह समझ में ना आए कि आप याद ना रहे तो याद ना, जो गंज है ये मेनली जो गंज वाले इलाके हैं ये बिहार के अंदर है। आधुनिक पटना के पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की चोरी फ्लाइटिस पकड़े हुए क्या एक हमें मौर्य काल की मूर्ति कला की परंपरा का एक और अच्छा उदाहरण मिलता है। पहला कहाँ मिला है, सारनाथ में, दूसरा कहाँ मिला है, दीदारगंज की जो यक्षिणी है ये भी एक मूर्ति कला का उदाहरण है। यह एक पोली सतह के साथ कौन से पत्थर में है, बलुआ पत्थर में। बलुआ पत्थर कैसा होता है, लाल पत्थर होता है। गई गोल में एक लंबी अच्छी तरह से अनुपातिक मुक्त खड़ी मूर्ति है। चोरी दाहिने हाथ में पकड़ी जाती है जबकि बायां हाथ इनका टूटा हुआ है। छवि रूप और माध्यम के उपचार में परिष्कार दिखाती है। गोलीय पेशी शरीर के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चेहरे पर गोल मांसल गाल होते हैं जबकि गर्दन अनुपात में अपेक्षाकृत छोटी होती है। आंख, नाक, कान और होठ बारीक दिखाए गए हैं। मांसपेशियों की सिलावटों को ठीक से प्रतिपादन किया जाता है। हार के मोती पूरे दूर में है, पेट से लटके हुए हैं। पेट के चारों ओर परिधान को कसने से उबड़ा हुआ पेट का प्रभाव पैदा होता है। निचले परिधान को बहुत सावधानी से प्रस्तुत किया गया है। पैरों पर परिधान के प्रत्येक तह को पैरों से चिपकी हुई उभरी हुई रेखाओं द्वारा दिखाया गया है जो कुछ हद तक पारदर्शी प्रभाव पैदा करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं चित्र में, परिधान के बीच एक पट्टी पैरों तक गिरती है। मोटे घंटियों के आभूषण पैरों को सुशोभित करते हैं। छवि अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। बालों को पीछे की ओर एक गांठ में बांधा जाता है। दाहिने हाथ में एक फ्लाई विस्क छवि के पीछे जारी छतरी हुई रेखाओं के साथ दिखाया गया है। और जो पीछे से बैक है ये बिना कपड़ों के दिखाई गई है। काम करने का तरीका सामूहिक प्रकृति कथा और कभी कभी स्मारक केवल एक विशिष्ट हिस्से को एक विशेष संरक्षक द्वारा संरक्षित किया गया था। स्मारक यानी कि वही इनके स्तूप वगैरह ये किसी संरक्षण द्वारा इनको संरक्षित किया गया था। व्यापारियों ने भी अपने दान को मूल स्थानों के साथ दर्ज कराया है, यानी कि जहाँ पर दान दिया व्यापारियों ने उनको भी मूल स्थान के साथ दर्ज कराया है। बाद की शताब्दी में स्तूपों का निर्माण कुछ अतिरिक्त के साथ किया गया था, जैसे कि रेलिंग और मूर्तिकला सजावट के साथ परिक्रमा पथ को घेरना, यानी कि उन्होंने रेलिंग वगैरह भी लगाई थी मूर्ति कला के साथ, यानी कि मूर्ति पर उन्होंने रेलिंग वगैरह लगा दी, परिक्रमा पथ को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। पहले कई स्तूपों का निर्माण भी ऐसे ही किया गया था, लेकिन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विस्तार या नए परिविधान किए गए। जैसे कि स्तूप क्या हुआ, एक बेलनाकार ड्रम और शीश पर एक हर्मिका और छत्र के साथ एक गोलाकार हो गया। जो सांची का स्तूप है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। ये जो हर्मिका होती है इस तरीके की, ये गोलाकार होती है जो मामूली बदलाव और आकार में परिवर्तन के साथ लगातार बना रहता है। घुमावदार पथ के अलावा प्रवेश द्वार जोड़े गए थे। इस प्रकार स्तूप वास्तुकला में विस्तार के साथ वास्तुकारों और मूर्तिकारों के लिए विस्तार की योजना बनाने और छवियों को तराशने के लिए पर्याप्त गुंजाइश थी। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण के दौरान बुद्ध को पैरों के निशान, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। तो प्रारंभिक चरण के दौरान किसके आता था, बौद्ध के पैरों के निशान है, स्तूप, कमल, सिंहासन है, चक्र आदि के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उनके जो फादर थे शुद्धोधन, जो शक गणराज्य के राजा होते हैं, उनको एक ड्रीम आता है। वो ड्रीम में सब देखते हैं कि जो राजकुमार, जो प्रिंस ये राजकुमार सिद्धार्थ है, ड्रम बजा रहे हैं, चक्र घूम रहा है, तो उनके सपने में सब कुछ दिख जाता है। तो बाद में जो एक उनके दरबार में ऋषि आते हैं वो बताते हैं कि इनका मतलब क्या है कि आपका बेटा आगे जाकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो मेनली इन स्तूपों पर उनकी जीवनियों को ही उकेरा गया है। या तो यह साधारण पूजा या सम्मान देने का संकेत देता है, या कभी कभी जीवन की घटनाओं को ऐतिहासिकरण को दर्शाता है। धीरे धीरे कथा बौद्ध परंपरा का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बौद्ध के जीवन की घटनाओं को क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। यह को स्तूपों की रेलिंग और तोरणों पर चित्रित किया गया था। जो जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध के जीवन से संबंधित है। इन स्तूपों वगैरह, शिलालेखों वगैरह पर वो उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। सचित्र परंपरा में क्या होता था, मुख्य रूप से प्रायवाची कथा
और सतत तथा प्रासंगिक कथा का उपयोग किया जाता था। कि बौद्ध स्मारकों में क्या किया गया है, जीवन की घटनाएं, जातक कहानियां भी मूर्ति कला की सजावट के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो बौद्ध स्मारकों में क्या है, जीवन की घटनाएं हैं, जातक कहानियां भी मूर्ति कला की सजावट के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाएं जिन्हें अक्सर चित्रित किया गया था, जैसे कि वे जन्म, त्याग, ज्ञान, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म के चक्र से मुक्ति से संबंधित। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, तो जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है, जब उन्होंने ज्ञान दिया था। जातकों की विदुर पंडिता जातक, रुद्र जातक, सीबी जातक, विस्तारा जातक और क्षमा जातक आदि उन पर उकेरे गए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।